अंधेरी रात, सुनसान हाईवे और एक ऐसा रास्ता जिसका नक्शा गूगल मैप्स के पास भी नहीं है। क्या होता है जब आपका पीछा आपका अपना साया ही करने लगे? और क्या होगा अगर आप एक ऐसी सड़क पर फंस जाएं जहां हर मोड़ आपको मौत के और करीब ले जाता हो? आज की कहानी है समीर की, जिसने एक छोटा सा शॉर्टकट लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े और खौफनाक सच के सामने खड़ा कर देगा। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह रात का सफर आपको सोने नहीं देगा। मैं हूं आपका रोशन और आप सुन रहे हैं वो रास्ता जो कभी खत्म नहीं हुआ। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सन्नाटा इतना गहरा था कि समीर को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी काली एसयूवी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन कुछ ही मीटर आगे फिर वही गहरा स्याह सन्नाटा था। समीर को अपने दोस्त की शादी में पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने मुख्य हाईवे छोड़कर एक छोटा शॉर्टकट लिया था। अब उसे अपनी उस गलती का एहसास हो रहा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई कंकाल हाथ फैलाए खड़े हों। अचानक उसकी कार की हेडलाइट की रोशनी में कोई दिखाई दिया। एक औरत। उसने सफेद नहीं बल्कि मटमैले लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। समीर ने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायरों के घिसटने की तीखी आवाज सन्नाटे को चीर गई। पागल है क्या? मरना है क्या इसे? समीर ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारा। वह औरत धीरे धीरे कार की खिड़की की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा आधा बालों से ढका था, लेकिन जो हिस्सा दिख रहा था वह इतना पीला था जैसे उसमें खून की एक बूंद भी ना हो। समीर ने कांच थोड़ा नीचे किया। जी, आपको कहीं जाना है? समीर की आवाज में घबराहट थी। औरत ने अपनी गर्दन को एक अजीब कोण पर झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, आगे मत जाना, वो इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहे हैं? और आप इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? समीर ने पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय वह औरत पीछे की ओर मुड़ी और सड़क किनारे के घने जंगलों में ओझल हो गई। समीर का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई मानसिक रूप से बीमार महिला होगी। उसने क्लच दबाया और कार आगे बढ़ा दी। 5 मिनट बीते थे। समीर ने अपनी नजर सामने सड़क पर जमी रखी थी। अचानक उसकी नजर साइड मिरर पर पड़ी। पीछे की सीट पर उसे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस सामने देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वही औरत, वही लाल साड़ी, फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां वह 5 मिनट पहले मिली थी। समीर ने पसीने से भीगे हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता वही था। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी और उस औरत को पीछे छोड़ दिया। लेकिन 10 मिनट बाद फिर वही मोड़, वही सूखा पेड़ और वही औरत। समीर समझ गया था कि वह किसी सड़क पर नहीं, बल्कि एक लूप में फंस चुका है। एक ऐसा सफर जिसका अंत शायद उसकी मौत थी। समीर का गला सूख कर कांटा हो गया था। उसने कार की रफ्तार 100 के पार पहुंचा दी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़की के बाहर का नजारा बदल ही नहीं रहा था। वही सूखे पेड़, वही पीली मिट्टी और वही गहरा सन्नाटा। उसने कांपते हाथों से डैशबोर्ड पर रखे पानी की बोतल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसे पानी के बजाय उसमें से सड़ी हुई मिट्टी की महक आई। उसने घृणा में बोतल नीचे फेंक दी। अचानक कार के शांति को चीरते हुए जीपीएस की मशीनी आवाज गूंजी, 200 मीटर के बाद यू टर्न लें। समीर चौंक गया। यू टर्न? यहां तो कोई मोड़ ही नहीं है। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। जीपीएस का नक्शा गायब हो चुका था। स्क्रीन पर बस एक काली लकीर दिख रही थी जो गोल गोल घूम रही थी। तभी जीपीएस की आवाज फिर बदली। इस बार वह मशीनी नहीं थी। वह आवाज भारी और थकी हुई थी, जैसे कोई गहरी खाई से बोल रहा हो। समीर, रुक जाओ। तुम जितना भागोगे उतना ही करीब आओगे। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से इंफोटेनमेंट सिस्टम को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें धुएं की तरफ बाहर निकलने लगीं। रेडियो पर अपनी ही मौत का प्रसारण तनाव कम करने के लिए उसने रेडियो चालू किया। यह उसकी दूसरी बड़ी गलती थी। शुरुआत में केवल छरछराहट सुनाई दी, लेकिन फिर एक साफ आवाज आई। वह एक न्यूज रिपोर्टर की तरह लग रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, आज रात दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक काली एसयूवी के परखच्चे उड़ गए। चालक, जिसका नाम समीर बताया जा रहा है, उसकी मौके पर ही
रेडियो की आवाज कट गई। समीर का पैर ब्रेक पर जम गया। यह क्या बकवास है? मैं जिंदा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कार के केबिन में ही दबकर रह गई। उसे अचानक लगा कि कार का वजन थोड़ा बढ़ गया है। गाड़ी पीछे से थोड़ी झुक गई थी। उसने धीरे से ऊपर वाले रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर धुंधले अंधेरे में कोई बैठा था। वह वही लाल साड़ी वाली औरत नहीं थी। वह एक साया था, एक परछाई जिसकी कोई आंखें नहीं थी। बस दो खाली गड्ढे थे जो समीर को घूर रहे थे। कौन कौन हो तुम? समीर की आवाज मुश्किल से निकली। उस साये ने अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। जैसे ही वह हाथ समीर के कंधे के पास पहुंचा, समीर ने पूरी ताकत से ब्रेक मार दिया। गाड़ी घूमती हुई सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गई। गाड़ी का इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। समीर का सिर स्टीयरिंग से टकराया था और वहां से खून रिसने लगा था। उसे बाहर से कुछ सुनाई दिया। कोई कार की छत पर चल रहा था। उसके पैरों की आवाज ऐसी थी जैसे कोई गीले नंगे पैरों से धातु पर चल रहा हो। फिर अचानक ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर एक जोरदार दस्तक हुई। बाहर आओ समीर, सफर अभी शुरू हुआ है। समीर ने बाहर देखा। खिड़की के कांच पर खून से एक निशान बना हुआ था, एक हाथ का छापा। और सड़क के उस पार दूर अंधेरे में उसे एक पुराना झरझर ढाबा दिखाई दिया जो थोड़ी देर पहले वहां नहीं था। उस ढाबे के बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, अंतिम पड़ाव। समीर की कार का इंजन अब पूरी तरह खामोश हो चुका था। धुएं के हल्के गुबार बोनट से निकलकर ठंडी हवा में विलीन हो रहे थे। बाहर इतना सन्नाटा था कि समीर को अपनी पलकें झपकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। समीर कार के अंदर दुबक कर बैठा रहा। उसकी नजरें लगातार उस जर्जर ढाबे पर टिकी थीं। ढाबे की टूटी फूटी छप्पर से एक पुरानी लाल लालटेन लटक रही थी जो हवा के हल्के झोंकों से इधर उधर डोल रही थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में अंतिम पड़ाव नाम ऐसे चमक रहा था जैसे वह ताजा खून से लिखा गया हो। समीर ने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। कड़क दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ खुला। जैसे ही समीर ने अपना पैर जमीन पर रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां की मिट्टी गीली और चिपचिपी थी, जबकि पिछले कई घंटों से बारिश नहीं हुई थी। तभी उसे फिर से वही महक आई, सड़ी हुई मिट्टी और पुरानी अगरबत्ती की गंध। वह धीरे धीरे ढाबे की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, लेकिन जब भी वह मुड़कर देखता, उसे सिर्फ गहरा अंधेरा और अपनी कार की बुझी हुई हेडलाइट्स नजर आती। ढाबे के अंदर कदम रखते ही समीर ठिठक गया। अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर रेडियो पर कोई पुराना उदास सा गाना बज रहा था। लकड़ी की मेजें पुरानी थीं और उन पर धूल की मोटी परत जमी थी। हैरानी की बात यह थी कि एक कोने की मेज पर गर्मा गर्म चाय का प्याला रखा था जिससे धुआं उठ रहा था। कोई है? समीर ने दबी आवाज में पूछा। बैठिए समीर बाबू, आपका ही इंतजार था। एक भारी और खुरदरी आवाज पीछे से आई। समीर ने झटके से मुड़कर देखा। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद से भरी थीं, लेकिन वह सीधे समीर की आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं जो किसी नक्शे की तरह उलझी हुई लग रही थीं। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? समीर ने हकलाते हुए पूछा। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई गर्मजोशी नहीं थी। उसने एक मैला सा रजिस्टर मेज पर रखा। यहां आने वाले हर मुसाफिर का नाम पहले से ही इस पन्ने पर दर्ज हो जाता है। यह रास्ता खुद चुनता है कि किसे यहां रुकना है। समीर ने रजिस्टर की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसका दम घुटने लगा। उस रजिस्टर में पिछले कई सालों की तारीखें थीं और हर तारीख के आगे एक नाम लिखा था। जैसे ही उसने आज की तारीख देखी, वहां उसका नाम लिखा था, समीर खन्ना। आगमन 2:45 AM। प्रस्थान कभी नहीं। समीर के हाथ से रजिस्टर छूटकर गिर गया। उसकी नजर ढाबे की दीवारों पर गई। वहां दर्जनों लापता लोगों के पोस्टर लगे थे। उसने गौर से देखा तो उसकी रूह कांप गई। वे पोस्टर पुराने नहीं थे। उन तस्वीरों में जो लोग थे वे वही थे जिनके नाम उसने अभी रजिस्टर में पढ़े थे। तभी उसकी नजर सबसे ताजा पोस्टर पर पड़ी। वह तस्वीर अभी अभी छपी हुई लग रही थी। तस्वीर में समीर खुद था, वही कपड़े पहने जो उसने अभी पहन रखे थे। पोस्टर के नीचे लिखा था, इस मोड़ पर खो गया। चाय ठंडी हो रही है समीर,
बूढ़े ने काउंटर के नीचे से एक तेज धार वाला चाकू निकालते हुए कहा, सफर लंबा है और तुम्हें बहुत दूर जाना है। जमीन के नीचे बहुत जगह खाली है। समीर पीछे हटा और चिल्लाते हुए ढाबे से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसे अपनी कार कहीं नजर नहीं आई। सड़क गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ वही घना जंगल और वह औरत खड़ी थी जिसका चेहरा अब बिल्कुल साफ था। उसका चेहरा समीर की मां जैसा था, जो 5 साल पहले एक कार हादसे में चल बसी थी। उसने अपना हाथ समीर की ओर फैलाया और रोते हुए कहा, बेटा, तू इतनी जल्दी यहां क्यों आ गया? समीर अब वास्तविकता और भ्रम के बीच फंस गया है। क्या वह सच में मर चुका है या यह जंगल उसे पागल बना रहा है? अगले अध्याय में समीर को उस लूप को तोड़ने का एक रास्ता मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। समीर के पैरों के नीचे की जमीन जैसे दलदल बन गई थी। सामने खड़ी आकृति उसकी मां जैसी दिख रही थी, लेकिन समीर का दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि यह कोई छलावा है। उसकी मां की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि काला गाढ़ा तरल बह रहा था। बेटा, इधर आ, बहुत ठंड है यहां। वह आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज में वो ममता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कशिश थी जो समीर की आत्मा को खींच रही थी। समीर 2 कदम पीछे हटा। नहीं, तुम मेरी मां नहीं हो। मेरी मां मर चुकी हैं। जैसे ही उसने यह कहा, उस आकृति का चेहरा भयानक तरीके से बिगड़ने लगा। उसकी खाल लटक गई और आवाज एक साथ कई लोगों के चिल्लाने जैसी हो गई। समीर मुड़ा और बिना पीछे देखे उस घने जंगल की ओर भागा। वह झाड़ियों से टकराया, कांटों ने उसकी खाल छील दी, लेकिन उसने दौड़ना बंद नहीं किया। दौड़ते दौड़ते समीर अचानक एक साफ जगह पर पहुंचा। वहां बीच सड़क पर, जो पता नहीं कहां से फिर प्रकट हो गई थी, एक सफेद और पीला मील का पत्थर खड़ा था। समीर ने हांफते हुए उस पर लिखी दूरी देखनी चाहिए। उस पर लिखा था, नरक, 0 किलोमीटर। समीर की चीख निकल गई। उसने पत्थर को ठोकर मारी, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि पत्थर के पीछे कोई खड़ा है। एक लंबी काली परछाई जो धीरे धीरे पत्थर के ऊपर से झुककर उसे देख रही थी। यह वही साया था जो कार की पिछली सीट पर बैठा था। समीर ने अपनी कलाई घड़ी देखी। सुइयां पागलों की तरह पीछे की ओर घूम रही थीं। 2:45, 2:30, 2:15, 1 बजे। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ जगह का लूप नहीं है, यह समय का भी लूप है। वह उस एक्सीडेंट के समय की ओर वापस जा रहा था जिसे उसने रेडियो पर सुना था। अगर घड़ी 12 बजे पर पहुंच गई तो शायद मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा, उसने खुद से कहा। तभी उसे दूर से अपनी कार की हेडलाइट्स की रोशनी आती दिखी। मेरी कार! वह उम्मीद में सड़क की तरफ भागा। कार उसकी तरफ तेज रफ्तार से आ रही थी। समीर ने हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कार पास आई, उसने देखा कि ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं, बल्कि वह खुद बैठा था। कार में बैठा समीर बदहवास था और पीछे की सीट पर वही परछाई बैठी थी। रुको, रुक जाओ! समीर चिल्लाया, पर कार उसे टक्कर मारते हुए निकल गई। उसे कोई चोट नहीं लगी। वह कार उसके शरीर के आर पार ऐसे निकल गई जैसे समीर कोई भूत हो। सड़क के किनारे अब धीरे धीरे और भी लोग जमा होने लगे थे। वे सब वही लोग थे जिनके पोस्टर उसने ढाबे पर देखे थे। कोई अपनी टूटी हुई गर्दन पकड़े था, किसी के हाथ गायब थे। वे सब एक कतार में चल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर। उस भीड़ में उसे वही बूढ़ा ढाबे वाला दिखा। उसने समीर की तरफ देखकर हाथ हिलाया। समीर बाबू, अपना बोझ उतार दीजिए। यहां जिंदा रहने की कोशिश बहुत थका देने वाली है। मुझे वापस जाना है। मुझे इस रास्ते से बाहर निकलना है, समीर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तभी समीर के फोन में एक वाइब्रेशन हुआ। सिग्नल नहीं थे, फिर भी एक मैसेज आया था। यह उसकी पत्नी अंजलि का मैसेज था। समीर, जहां भी हो रुकना मत। लाइट की तरफ मत जाना। अंधेरे को गले लगाओ। अंधेरे को गले लगाओ? इसका क्या मतलब था? समीर ने चारों तरफ देखा। एक तरफ ढाबे की लाल लालटेन जल रही थी और दूसरी तरफ दूर सड़क पर उसकी कार की हेडलाइट्स चमक रही थी। लेकिन सड़क से हटकर जंगल के सबसे घने हिस्से में, जहां जरा भी रोशनी नहीं थी, वहां उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। समीर ने एक गहरा सांस लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस घने काले अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। पीछे से ढाबे वाले और उस औरत की डरावनी चीखें तेज हो गईं।
वापस आओ समीर, तुम वहां नहीं जा सकते। अंधेरे में कदम रखते ही समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बर्फीले पानी के कुंड में गिर गया हो। रोशनी के पीछे छूटते ही वह डरावना शोर, वो चीखें, वो ढाबे वाले की कर्कश आवाज, सब एक पल में शांत हो गई। अब वहां सिर्फ एक भारी गूंजता हुआ सन्नाटा था। समीर ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। यह वह अंधेरा नहीं था जिसे हम रात में देखते हैं। यह शून्यता थी। उसे अपनी ही देह का एहसास खत्म होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह चल नहीं रहा, बल्कि किसी काले तरल पदार्थ में तैर रहा है। अचानक उस अंधेरे में छोटी छोटी खिड़कियां खुलने लगीं। ये खिड़कियां नहीं, बल्कि उसकी यादें थीं। उसने देखा वह अंजलि से झगड़ रहा था। उसने देखा वह ऑफिस के काम के तनाव में अपनी मां का फोन काट रहा था। और फिर उसने वह देखा जिसे उसका दिमाग भूलने की कोशिश कर रहा था। उस रात जब उसने शॉर्टकट लिया था, वह अकेला नहीं था। उसकी पिछली सीट पर एक बैग था जिसमें ऑफिस के कुछ गैर कानूनी दस्तावेज थे जिन्हें वह ठिकाने लगाने जा रहा था। लालच और डर ने उसे उस रास्ते पर धकेला था जिसे शापित कहा जाता था। समीर, तुमने अंधेरे को चुना, इसलिए अंधेरा तुम्हें अपना सच दिखा रहा है। एक आवाज गूंजी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों पत्थरों के आपस में घिसने से पैदा हो रही हो। समीर के सामने एक आकृति उभरी। वह कोई भूत नहीं था, बल्कि परछाइयों से बना एक विशालकाय ढांचा था। उसके चेहरे की जगह एक धुंधली घड़ी थी, जिसकी सुइयां उलटी दिशा में भाग रही थीं। तुम कौन हो? समीर ने चिल्लाकर पूछा, हालांकि उसे अपनी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं इस सड़क का चौकीदार हूं। यहां लोग मरकर नहीं आते समीर, यहां वो लोग आते हैं जो अपनी जिंदगी में अधूरे रह जाते हैं। तुम उस मोड़ पर मरे नहीं थे, तुम बस रुक गए थे। उस आकृति ने अपना हाथ हवा में लहराया। समीर के सामने दो रास्ते बन गए। पहला रास्ता, वही जगमगाती हुई हाईवे की लाइटें जहां उसकी कार और वो ढाबा था। वहां जाना मतलब उस अंतहीन लूप में फिर से फंस जाना। दूसरा रास्ता, एक संकरी पथरीली पगडंडी जो बिल्कुल सूनी थी, जिस पर चलते हुए कोई गारंटी नहीं थी कि वह कहां पहुंचेगा। चौकीदार ने कहा, लाइट की तरफ जाओगे तो वही देखोगे जो तुम देखना चाहते हो। झूठ। अंधेरे में रहोगे तो शायद उस सच तक पहुंच जाओ जो तुम्हें रिहा कर दे। समीर की जेब में फोन फिर से थरथराया। इस बार मैसेज नहीं, कॉल थी। उसने स्क्रीन देखी। अंजलि। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो अंजलि। समीर, तुम कहां हो? डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी हालत स्थिर है, लेकिन तुम होश में नहीं आ रहे हो। समीर, वापस आ जाओ प्लीज। समीर को झटका लगा। डॉक्टर, हालत स्थिर? क्या वह अस्पताल में था? क्या यह पूरा सफर उसके कोमा में चल रहा एक दिमागी खेल था? तभी उसे एहसास हुआ कि फोन की आवाज अंजलि की जरूर थी, लेकिन फोन के बैकग्राउंड में वही की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गीले पैरों से अस्पताल के फर्श पर चल रहा हो। समीर, लाइट की तरफ देखो, वहीं से तुम बाहर आओगे। अंजलि की आवाज अब चीख में बदल गई थी। समीर ने उस हाईवे की रोशनी की तरफ देखा। वह चमक अब और भी लुभावनी लग रही थी। वह उस तरफ भागने ही वाला था कि उसे याद आया, अंजलि के पहले मैसेज में लिखा था, लाइट की तरफ मत जाना। तो फिर फोन पर कौन बोल रहा था? समीर ने गौर से रोशनी की तरफ देखा। उस रोशनी के बीच में वही पुरानी लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, और इस बार उसके हाथ में अंजलि का फोन था। वह औरत समीर को देखकर मुस्कुराई और उसके दांत लोहे की कीलों जैसे नुकीले थे। समीर ने उस संकरी और पथरीली पगडंडी पर अपना पहला कदम रखा। जैसे ही उसके जूते की आहट उस जमीन पर हुई, पीछे का पूरा मंजर, वह हाईवे, वह रोशनी और वह डरावनी औरत धुएं की तरह उड़ गए। अब वह पूरी तरह से अकेला था, लेकिन यह अकेलापन और भी भयानक था। पगडंडी के दोनों ओर अब जंगल नहीं था। धीरे धीरे धुंध छंटने लगी और समीर को एहसास हुआ कि वह एक बंद गलियारे में चल रहा है। दीवारें पुरानी और सीलन भरी थीं, और उन पर वही कागज चिपके थे जो पुराने सरकारी दफ्तरों या अस्पतालों में होते हैं। समीर को अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये एक छोटी साइकिल की घंटी की आवाज थी। समीर के कदम रुक गए। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। यह आवाज उसे 25 साल पीछे ले गई। आर्यन। समीर के मुंह से धीरे से एक नाम निकला। आर्यन, उसका छोटा भाई। वह हादसा जिसे समीर ने अपने दिमाग की सबसे गहरी कोठरी में बंद कर दिया था,
आज इस रात के सफर में बाहर आ गया था। उस दिन भी रात ऐसी ही थी और समीर गाड़ी चला रहा था। अपनी नई साइकिल पर बैठा आर्यन उसके पीछे था। समीर की एक लापरवाही, एक तेज मोड़ और आर्यन हमेशा के लिए खामोश हो गया था। गलियारे के अंत में एक कमरा था। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से मध्यम पीली रोशनी आ रही थी। समीर जैसे जैसे पास गया, उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। कमरे के बीचों बीच एक छोटा बच्चा बैठा था, जिसकी पीठ समीर की तरफ थी। वह एक टूटी हुई साइकिल के पहिए को घुमा रहा था। आर्यन, बेटा, समीर ने सिसकते हुए कहा। बच्चा धीरे धीरे मुड़ा, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह सिर्फ एक सपाट मांस का लोथड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? समीर पीछे गिर पड़ा। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, वह एक एक्सीडेंट था। झूठ! कमरे की दीवारें चीखने लगीं। तुम डर गए थे, तुम पुलिस के डर से भाग गए थे। तुमने उसे वहीं तड़पते छोड़ दिया था ताकि तुम्हारी इमेज खराब ना हो। समीर को याद आया, वह एक्सीडेंट के बाद रुका नहीं था। उसने आर्यन की लाश को झाड़ियों में छिपा दिया था और घर आकर कह दिया था कि वह कहीं खो गया है। पुलिस ने उसे कभी नहीं ढूंढा, लेकिन इस सड़क ने उसे ढूंढ लिया था। अचानक वह छोटा बच्चा खड़ा हो गया। वो बड़ा होने लगा। उसकी हड्डियां टूटने और जुड़ने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगीं। कुछ ही सेकंड में वह वही साया बन गया जो कार की पिछली सीट पर बैठा था। यह पूरा सफर तुम्हारी सजा है समीर, साये ने अपनी गूंजती आवाज में कहा। यह हाईवे तुम्हारी यादों का कब्रिस्तान है। वह लाल साड़ी वाली औरत तुम्हारी मां नहीं थी, वह न्याय थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी। लेकिन तुम तो भागने के आदी हो। तभी कमरे की एक दीवार कांच की बन गई। समीर ने उस पार देखा, वही हाईवे था। वहां उसकी काली एसयूवी के परखच्चे उड़े हुए थे। सड़क पर एम्बुलेंस की लाइटें चमक रही थीं। समीर ने देखा कि डॉक्टर एक स्ट्रेचर को ढक रहे थे। उसने गौर से देखा, स्ट्रेचर पर जो शव था, उसने वही घड़ी पहनी थी जो समीर की कलाई पर थी। नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, समीर चिल्लाया और उसने कांच पर अपने हाथ मारे। परछाई उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, तुम तब मरे थे जब तुमने अपने भाई को अकेला छोड़ा था। आज तो बस औपचारिकता पूरी हुई है, अब चलो हमारे साथ। कांच के टूटने की गूंज इतनी तेज थी कि समीर ने अपने कान बंद कर लिए। जैसे ही वह दीवार बिखरी, कमरे की सीलन भरी दीवारें और वह डरावना बच्चा गायब हो गए। समीर अब एक ऐसी जगह खड़ा था जहां न जमीन थी न आसमान, सिर्फ धुंध थी, सफेद, ठंडी और भारी धुंध। समीर को महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखा फोन अब बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। उसने उसे बाहर निकाला। फोन की स्क्रीन अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उस पर एक धुंधली छवि उभर रही थी। यह उसकी अपनी जिंदगी का स्कोर कार्ड जैसा था। तुम भाग नहीं सकते समीर, वह आवाज फिर गूंजी। चौकीदार अब उसके सामने खड़ा था। उसकी घड़ी वाली शक्ल अब एक आईने में बदल गई थी। समीर ने उस आईने में देखा। उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि वे सारे लोग दिखाई दिए जिन्हें उसने अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए पीछे छोड़ दिया था। यह रास्ता तुम्हें कहीं ले जाने के लिए नहीं है, चौकीदार ने कहा। यह रास्ता तुम्हें खुद तक वापस लाने के लिए है। जो तुमने किया उसका हिसाब यहीं होगा। अचानक धुंध के बीच से 3 आकृतियां बाहर निकली। पहली आकृति उसकी मां, जिनकी आंखों में अब काला तरल नहीं बल्कि गहरी उदासी थी। दूसरी आकृति छोटा आर्यन अपनी टूटी हुई साइकिल पकड़े हुए। तीसरी आकृति अंजलि, जो रो रही थी, लेकिन वह यहां नहीं बल्कि अस्पताल के किसी वेटिंग रूम में बैठी थी। तुम्हें एक चुनाव करना होगा, चौकीदार की आवाज भारी हो गई। अस्पताल में तुम्हारा शरीर आखिरी सांसें ले रहा है। डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें यहां को छोड़ना होगा। मैं क्या छोड़ूं? मेरे पास अब बचा ही क्या है? समीर फूट फूट कर रोने लगा। अपनी यादें, वह अहंकार कि तुम बच निकले थे। तुम्हें वह सच दुनिया को बताना होगा जो तुमने 25 साल से छुपाया है। अगर तुम बच गए तो तुम्हें जेल जाना होगा। क्या तुम आजादी के बदले सलाखें चुनोगे? समीर ने अंजलि की तरफ देखा। वह टूट चुकी थी। फिर उसने आर्यन को देखा। नन्हे आर्यन ने अपनी नन्ही उंगली से एक दिशा की ओर इशारा किया। वह दिशा वही घना अंधेरा था जहां कोई रोशनी नहीं थी। समीर समझ गया, उसे उस लाइट की तरफ नहीं जाना था जहां उसे सब ठीक होने का भ्रम मिले।
उसे उस अंधेरे में जाना था जहां उसका सच दफन था। मैं तैयार हूं, समीर ने मजबूती से कहा। मुझे दुनिया को बताना है कि आर्यन के साथ उस रात क्या हुआ था। मुझे अपनी मां से माफी मांगनी है, भले ही वह अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही समीर ने यह स्वीकार किया, उसके चारों तरफ का वातावरण फटने लगा। उसे महसूस हुआ कि हजारों सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभ रही हैं। उसे बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ कि गूंज। अचानक उसे अस्पताल की मशीनों की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आया था। वह देख सकता था कि उसके बेड के पास डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर, पल्स वापस आ रही है, मिरेकल, एक नर्स चिल्लाई। लेकिन समीर के लिए डरावनी बात यह थी कि डॉक्टर के पीछे कमरे के कोने में वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसने अपने होंठों पर उंगली रखी और मुस्कुराई। उसने इशारा किया कि समीर वापस तो आ गया है, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। समीर ने अपनी आंखें खोली। सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे उसकी आंखों में सुइयां चुभ रही हों। चारों तरफ मशीनों के करने की आवाज गूंज रही थी। उसे अपनी छाती पर एक भारी बोझ महसूस हुआ, जैसे कोई पत्थर रख दिया गया हो। समीर, समीर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अंजलि की आवाज धुंधली सी सुनाई दी। समीर ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। अंजलि की आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। उसने समीर का हाथ कसकर पकड़ रखा था। अंजलि, समीर की आवाज किसी फटे हुए कागज जैसी निकली। उसका गला सूखा हुआ था। शुक्र है भगवान का। डॉक्टर, डॉक्टर, देखिए इसे होश आ गया है, अंजलि चिल्लाई। डॉक्टर अंदर आए और समीर की आंखों में टॉर्च की रोशनी डाली। मिस्टर समीर, आप एक बहुत बड़े चमत्कार के गवाह हैं। आपकी पल्स लगभग गायब हो गई थी। आप उस हाईवे के किनारे अपनी कार में मृत अवस्था में पाए गए थे, लेकिन एम्बुलेंस में अचानक आपके दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया। समीर ने डॉक्टर की बात सुनी, लेकिन उसका ध्यान डॉक्टर के पीछे खड़ी उस नर्स पर गया। वह नर्स ट्रे लेकर खड़ी थी, लेकिन उसके चलने की आवाज ठीक वैसी ही थी जैसी उस हाईवे पर गीले पैरों की आती थी। समीर की धड़कनें फिर से तेज होने लगीं। मॉनिटर पर बीप की रफ्तार बढ़ गई। समीर, शांत हो जाओ, तुम सुरक्षित हो, अंजलि ने उसे दिलासा दिया। लेकिन समीर कैसे शांत होता? उसने देखा कि उस नर्स की नेम प्लेट पर कोई नाम नहीं था, और जैसे ही वह नर्स मुड़ी, समीर ने देखा कि उसकी गर्दन के पीछे वही काले हाथ का छापा था जो उसने अपनी कार की खिड़की पर देखा था। रात हुई। अस्पताल का वार्ड शांत हो गया। अंजलि बगल वाली कुर्सी पर सो गई थी। समीर को नींद नहीं आ रही थी। उसे वह चौकीदार और उसका वादा याद आ रहा था। सच बताना होगा। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रुक गईं। वार्ड के कोने में रखे सोफे पर कोई बैठा था। समीर ने ध्यान से देखा। वह वही बूढ़ा आदमी था जो अंतिम पड़ाव ढाबे पर मिला था। उसने वही मैला सा रजिस्टर अपने हाथ में ले रखा था। समीर बाबू, वादा भूल गए क्या? यहाँ की हवा ताजा लग रही है ना? लेकिन याद रहे, ये उधार की जिंदगी है, बूढ़े ने बिना होंठ हिलाए कहा। मैं कल सब बता दूंगा, समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। कल कभी नहीं आता समीर, सच अभी बाहर आना चाहिए। देखो बाहर कौन आया है। समीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ देखा। अस्पताल की चौथी मंजिल की खिड़की के बाहर हवा में तैरता हुआ छोटा आर्यन खड़ा था। उसकी शक्ल अब साफ थी, लेकिन उसकी आंखें धुंध से भरी थीं। उसने अपनी नन्ही उंगली से नीचे की ओर इशारा किया। समीर ने नीचे देखा। अस्पताल के बगीचे में वही काली एसयूवी खड़ी थी जो हाईवे पर चकनाचूर हो गई थी। वह कार यहां कैसे आ सकती थी? और कार के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था जो ऊपर समीर को ही देख रहा था। समीर ने अंजलि को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे बिस्तर से चिपक गया था। वह हिल नहीं पा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके गले में लगी ऑक्सीजन नली धीरे धीरे कसने लगी है। उसे कोई खींच रहा था। वह नली उसे बेड से नीचे की ओर खींच रही थी। समीर, सच बोलो। कमरे की दीवारों से हजारों आवाजें एक साथ आने लगी। समीर का दम घुटने लगा। उसने अंजलि की तरफ देखा। वह गहरी नींद में थी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। वही लाल साड़ी वाली औरत अंदर आई। वह अब डरावनी नहीं लग रही थी, वह रो रही थी। वह समीर के बेड के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, उस औरत ने कहा। वह साया तुम्हारा गुनाह है। वह तुम्हें वापस ले जाने आया है।
समीर ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की। मैंने आर्यन को मारा, वह मेरी गलती थी। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की लाइटें पूरी रोशनी के साथ जल उठीं। ऑक्सीजन नली का खिंचाव खत्म हो गया। वह बूढ़ा और वह औरत गायब हो गए। अंजलि हड़बड़ाकर उठी। क्या हुआ समीर? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने क्या कहा? समीर जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और बोला, अंजलि, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बहुत भयानक। समीर ने अंजलि का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके पोरों का रंग सफेद पड़ गया था। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक अब किसी के हथौड़े मारने जैसी लग रही थी। समीर ने अपनी आंखें बंद की और वह सब उगल दिया जिसे उसने 25 सालों तक अपने सीने में दफन रखा था। समीर ने कांपते शब्दों में बताया कि कैसे उस रात उसने लापरवाही में गाड़ी चलाई थी, कैसे नन्हा आर्यन उसकी कार के नीचे आ गया था और कैसे पकड़े जाने के डर से उसने अपने ही भाई के मासूम शरीर को हाईवे के पास की झाड़ियों और दलदल में धकेल दिया था। जब समीर ने बात खत्म की तो उसने उम्मीद की थी कि अंजलि शायद उसे सांत्वना देगी या कम से कम कुछ कहेगी, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने अंजलि की आंखों में वह देखा जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। तुम एक कातिल हो। अंजलि ने अपना हाथ उसके हाथ से छोड़ा लिया। वह बेड से पीछे हट गई। तुमने इतने सालों तक मुझसे यह छुपाया। हम रोज आर्यन की तस्वीर पर दिया जलाते थे और तुम जानते थे कि वह कहां है। अंजलि, मैं डर गया था, मैं छोटा था। समीर गिड़गिड़ाया। डर इंसान से गलतियां कराता है समीर, लेकिन वह तुम्हें राक्षस बना गया। अंजलि की आवाज ठंडी थी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें अब कभी उस नजर से देख पाऊंगी या नहीं। जैसे ही अंजलि ने राक्षस शब्द कहा, कमरे की लाइटें एक बार फिर भयंकर तरीके से टिमटिमाने लगीं। अंजलि के पीछे की दीवार का पेंट पपड़ी बनकर गिरने लगा। समीर की आंखों के सामने अस्पताल का सफेद कमरा धीरे धीरे उसी डरावने ढाबे के मलबे में बदलने लगा। नहीं, फिर से नहीं, समीर चिल्लाया। उसने देखा कि अंजलि की शक्ल धुंधली हो रही थी। वह नर्स जो कोने में खड़ी थी अब पूरी तरह से एक काली परछाई में बदल चुकी थी। उसकी उंगलियां अब लंबी होकर छत तक पहुंच रही थीं। अचानक वार्ड का दरवाजा खुला। 2 पुलिस ऑफिसर अंदर आए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके पीछे वही बूढ़ा ढाबे वाला खड़ा था जिसने अब पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वही सफेद और बेजान थीं। समीर खन्ना, आपने अभी जो बयान दिया वह रिकॉर्ड हो चुका है, एक ऑफिसर ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी कुएं के अंदर से बोल रहा हो। यह पुलिस नहीं है अंजलि, देखो इन्हें, समीर चिल्लाया। लेकिन अंजलि को कुछ नहीं दिख रहा था। वह बस सुन्न खड़ी समीर को देख रही थी। उसके लिए ये सामान्य पुलिस वाले थे, लेकिन समीर के लिए ये यमदूत थे। ऑफिसर ने समीर की कलाई में हथकड़ी लगाई। जैसे ही लोहे का ठंडा एहसास उसकी खाल से टकराया, समीर को एक बिजली का झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि वह अस्पताल के बेड पर नहीं, बल्कि उसी हाईवे की सड़क पर लेटा हुआ है। उसके चारों तरफ एम्बुलेंस की लाइटें नहीं, बल्कि उन रूहों की मशालें थीं जो उस हाईवे पर भटक रही थीं। तुमने सच तो बोल दिया समीर, बूढ़े ऑफिसर ढाबे वाले ने उसके कान में फुसफुसाया। लेकिन तुमने यह अपनी जान बचाने के लिए बोला, पछतावे के लिए नहीं। इस रास्ते पर माफी नहीं, सिर्फ हिसाब होता है। समीर को घसीट कर ले जाया जाने लगा। गलियारा लंबा होता गया। अस्पताल की गंध अब फिर से सड़ी हुई मिट्टी की गंध में बदल गई थी। अचानक उसे सामने वही काली एसयूवी खड़ी दिखी। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। सफर पूरा करना होगा समीर, तुमने बीच में गाड़ी रोकी थी, जो कानूनन जुर्म है। साय ने उसे धक्का देकर कार के अंदर डाल दिया। समीर ने खिड़की से बाहर देखा। अंजलि अस्पताल के वार्ड में नहीं, बल्कि सड़क के किनारे खड़ी उसे विदा कर रही थी और उसके हाथ में वही मिसिंग वाला पोस्टर था जिस पर समीर की फोटो थी। समीर अब वापस अपनी काली एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर था, लेकिन इस बार उसके हाथ स्टीयरिंग से चिपके हुए थे, जैसे वे कार का ही हिस्सा हों। बगल वाली सीट पर कोई नहीं था, पर कार का तापमान इतना कम था कि समीर की पलकों पर बर्फ जमने लगी थी। समीर ने सामने देखा। हाईवे अब डामर का नहीं, बल्कि हड्डियों और राख का बना हुआ लग रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी अब सफेद नहीं, बल्कि गहरे नीले रंग की थी। जीपीएस की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वह आवाज समीर की अपनी थी। मंजिल करीब है, बस एक आखिरी फैसला।
सड़क के ठीक बीचों बीच एक विशाल दरवाजा उभर आया। यह पत्थर का बना था और उस पर हजारों चेहरे खुदे हुए थे जो दर्द से कराह रहे थे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, सत्य का द्वार। अचानक कार की पिछली सीट से वही साया उभर कर सामने आया। उसने समीर के गले पर अपना ठंडा हाथ रखा। समीर, तुमने सच तो कहा, लेकिन दुनिया के सामने, खुद के सामने अभी भी तुम भाग रहे हो। क्या तुम सच में पछता रहे हो या तुम सिर्फ उस अस्पताल के बेड पर वापस जाने के लिए यह नाटक कर रहे हो? समीर की कार उस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। अचानक कार गायब हो गई। समीर अब एक खाली मैदान में खड़ा था। उसके सामने 3 लोग खड़े थे। उसका छोटा भाई आर्यन, उसकी माँ और वह औरत जो असल में उसकी अंतरात्मा का प्रतिबिंब थी। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया। भाई, क्या तुम मेरे साथ आओगे? वहां जहां डर नहीं है, जहां भागना नहीं पड़ता। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। वहां उसे अपनी जिंदगी की चमक धमक, पैसा और अंजलि दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ आर्यन का छोटा सा मासूम हाथ था। समीर को समझ आ गया, उसे अस्पताल वापस नहीं जाना था। वह जिंदगी जो उसने झूठ की बुनियाद पर खड़ी की थी, वह एक जेल से कम नहीं थी। मुझे माफ कर दो आर्यन। समीर फूट फूट कर रोने लगा। मैं भागते भागते थक गया हूं, मुझे अब कहीं नहीं जाना। समीर ने आर्यन का हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, उसके शरीर का भारीपन खत्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह हल्का होकर हवा में उठ रहा है। हाईवे, वह डरावना ढाबा, वह काली कार, सब कुछ कांच की तरह टूटकर बिखरने लगा। अस्पताल के कमरे में सुबह के ठीक 4 बजे मॉनिटर पर एक लंबी रेखा खींच गई। डॉक्टरों ने दौड़कर सीपीआर दिया, बिजली के झटके दिए, लेकिन समीर के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने पिछले 25 सालों में कभी महसूस नहीं की थी। अंजलि कमरे के बाहर बैठी थी। उसके हाथ में समीर का वह कबूलनामा था जो उसने नर्स के आने से पहले एक कागज पर लिख दिया था। महीनों बाद उस हाईवे के उस खास मोड़ पर एक छोटा सा पत्थर लगाया गया। उस पर समीर और आर्यन दोनों के नाम लिखे थे। लोग कहते हैं कि अब वहां वह लूप खत्म हो गया है। वह डरावनी औरत अब किसी को नहीं दिखती, लेकिन जो लोग आज भी अपने दिल में कोई गहरा राज लेकर उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें आज भी रेडियो पर कभी कभी एक धीमी आवाज सुनाई देती है। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या तुम तैयार हो? क्या समीर वाकई उस लूप से बाहर निकल पाया, या वो आज भी उसी हाईवे पर किसी मुसाफिर का इंतजार कर रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही और रोंगटे खड्डे कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि अगली कहानी की दस्तक आप तक सबसे पहले पहुंचे। बच के रहिएगा, क्योंकि डर कहीं भी हो सकता है।